हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और आज हम लोग सामान्य विज्ञान पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ये किसी एक परीक्षा के लिए नहीं है। यूपीएससी भी नजदीक आने वाली है, यूपीपीसीएस की परीक्षा नजदीक आने वाली है, एसएससी के एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम और यूपी ट्रिपल एससी ने एक नया पैटर्न जो डाला है, पेट प्री एंट्रेंस टेस्ट नाम का एक एग्जाम वो लेने वाले हैं। इन सभी एग्जाम्स में जनरल साइंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जनरल साइंस को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करें। विज्ञान भी यही है कि कम से कम ऊर्जा में अधिकतम कार्य को करना। तो हम लोग भी अपने सिलेबस को इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश करें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कम से कम समय में कवर कर पाए, जिससे कि हम अपने स्कोर को बढ़ा सकें। साइंस का जो योगदान है वो यूपीएससी यूपीपीसीएस पीएससी जो है, यूपी ट्रिपल एससी, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जामों में या नेट जेआरएफ जैसे तमाम एग्जाम आप देते रहते हैं, जो भी वहां पे आपको हर जगह सामान्य विज्ञान से कुछ प्रश्न मिलेंगे। चाहे वो सामान्यतः देखा गया है, चाहे वो सामान्यतः विज्ञान के विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी भी और स्ट्रीम के विद्यार्थी हो। विज्ञान के प्रश्नों में उनको दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि इसका अनुप्रयोग पूछा जाता है, यानी कि एप्लीकेशन पूछा जाता है। यूपीएससी के लेवल पे जाकर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीप कर देते हैं और अब तो पीसीएस के लेवल पे भी, और स्पेशली अगर यूपी पीसीएस की बात की जाए तो इनका भी अप्रोच है यूपीएससी की तरह से होने लगा है। और बाकी जगहों पे वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं साइंस के एप्लीकेशन से, पोर्शन से। तो अगर हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर हम कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो एक बड़े ब्रॉड लेवल पे हम साइंस के क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर लेंगे और अपने स्कोर को आसानी से बढ़ा लेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो जियोग्राफी, यानी कि भूगोल, विज्ञान यानी कि साइंस, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और करंट यानी कि समसामयिकी। ये ऐसे पोर्शन है जिनसे एक मेजर पार्ट किसी भी कॉम्पिटिशन का कवर होता है। लगभग आप 60% का पार्ट कवर कर लेते हो इससे। बाकी पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री। पॉलिटी सामान्यतः ऐसी आती है कि सामान्यतः लोग कर ही लेते हैं, और इकोनॉमिक्स से करंट के मुद्दे पूछे जाते हैं। सीआर क्या है, रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते हैं। नेशनल इनकम क्या है। तो इस पोर्शन को अगर आप तैयार कर लेते हैं, करंट में आपके स्टैटिक पोर्शन में ये हेल्प करता है समझने के लिए। जैसे कि कोई उपग्रह छोड़ा गया, उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे याद करेंगे। तो बहुत सारे लोग रटते हैं उसको, जी सेट क्या है, तो ये पोलर सैटेलाइट क्या है, संचार उपग्रह किसे कहते हैं, तो रक्षा उपग्रह और संचार उपग्रहों में क्या अंतर है, नौवहन क्या है, जीपीएस सिस्टम जिसको आप कहते हैं,
तो ये सब समस्याएं आपके सामने आती हैं कि ये है क्या, और फिर आपको उसको याद करने लगते हैं। तो उसे याद नहीं करना बल्कि उसे समझ लेंगे तो उसे समझने में आसानी रहेगी और उसे आप वहां पे आसानी से कर भी पाएंगे और क्वेश्चन आपसे टैकल आसानी से हो जाएंगे, वो याद आसानी से हो, क्योंकि जो चीज समझ में आ जाती है वो लर्न भी जल्दी हो जाती है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बहुत सारा पोर्शन साइंस का आता है जो बायोलॉजी सेक्शन से काफी रिलेट करता है। और पर्यावरण भूगोल में आपका, अगर आपको ज्योग्राफी समझना है, भूगोल का एक पार्ट बन जाता है। और अगर ज्योग्राफी को समझना है, इन्वायरमेंट को समझना है, तो बिना साइंस के तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि समझ सके, क्योंकि इसमें तो सारा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो भी चीजें हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशन से ही बनती है। दबाव और तापक्रम ये बहुत बड़े फैक्टर होते हैं जो कि कहीं के जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसी जलवायु होगी वैसा खान पान होगा, वैसी ही वहां की बनावट होगी, वैसे ही वहां के जंगल होंगे, और जैसे जंगल होंगे वैसे ही वहां के जीव जंतु होंगे, और जैसे जीव जंतु होंगे वैसे ही वहां के आसपास का पर्यावरण होगा, वैसे ही संस्कृति होगी। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या चीज होगी। एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि आप देखो तो इक्वेटर पे यानी कि भूमध्य रेखा पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है यानी कि तापक्रम बहुत ज्यादा है, बारिश ज्यादा होगी, तो वहां घने जंगल होंगे। जब घने जंगल होंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर जो मौसम होगा वो उमस भरा होगा, और घने जंगलों में ऐसे प्राणी पाए जाएंगे जहां पर विविधता, बहुत सारे विविधताएं पाई जाएंगी। क्योंकि जब बारिश लगातार होती है तो आप बरसात के मौसम में अपने आसपास भी देखे होंगे कि वहां पे छोटे छोटे पौधे भी उगते हैं, बड़े पौधे भी उगते हैं, घासें उग जाती हैं। तो तरह तरह के वहां पे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, मध्यम आकार के भी होंगे, हर तरह के पौधे वहां दिखाई देंगे, और उसी के अनुसार वहां पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दिखाई देंगे। तो आपको वहां पे एक जैव विविधता जिसको कहते हैं, ये जैविक विविधता आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन ये कैसे संभव होगा, ये कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं? ये आप तभी अंदाजा लगा सकते हैं जब आप साइंस के कॉन्सेप्ट से उसको समझने की कोशिश करें। फिर आपको लोकेशन भी याद हो जाएगा कि ब्राजील वाला पार्ट जो है वो जहां एनाकोंडा पाया जाता है, ये आपके वो क्षेत्र हो जाएंगे। इक्वेटर के पास आपको याद करने में भी आसानी होगी। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़ेंगे तो आप अगर अंदाजा भी लगाते हैं तो वो आपका अंदाजा कभी कभी ज्यादातर सटीक और सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास साइंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है। जनरल साइंस अपने आप में 3 पोर्शन ऑलरेडी लेके बैठता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिकी जिसको कहते हैं, रसायन और जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान पुनः 2 पार्ट में होता है, जंतु और वनस्पति विज्ञान के रूप में, यानी कि जूलॉजी एंड बॉटनी। ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसे अगर टॉपिक वाइज समेट के पढ़ा जाए तो हम उसको छोटे में कवर कर सकते हैं और अपने एग्जाम के पर्पज से हम अपना काम निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें बहुत विद्वान नहीं बनना है, हमें एक सामान्य बनना है, और हमें अपने एग्जाम के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर सके इस लायक बनना है। आज हम फिजिक्स के साथ शुरू करते हैं और काफी हद तक आपका टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शुरू में स्लो चलेंगे, ये धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो तेजी के साथ आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आती। भौतिकी या फिजिक्स की बात अगर हम करें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये उठता है कि ये है क्या। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं छोटे एग्जाम्स में कि भौतिकी क्या है या फिजिक्स है क्या। तो साधारण सी बात है कि इस पूरे यूनिवर्स में
केवल दो चीजें दिखाई देती हैं हमें, या दो चीजें ही एग्जिस्ट करती हैं, द्रव्य और ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी। तो द्रव्य को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, द्रव नहीं, द्रव्य। द्रव को तो लिक्विड कहते हैं। द्रव्य और ऊर्जा दो ही चीजें हैं, यानी कि वो सभी चीजें जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। देख सकते हो यानी कि आपके आसपास कितनी भी चीजें, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही हो, टेबल, चेयर, व्हाइट बोर्ड, पेड़ पौधे, इंसान, जो भी दिखाई दे रहे हो, सभी क्या है? मैटर है। छू सकते हो, जो भी चीजें आप बाहरी रूप में देखते हो सबको छू सकते हो, या महसूस कर सकते हो। जैसे कि आपके आसपास हवा है, लेकिन हवा को ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, बल्कि क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है, हवा में ऑक्सीजन है, कैसे महसूस करते हो? ना तो उसमें स्मेल है, ना ही वो दिखाई देता है, ना ही टच कर सकते हो, तो कैसे महसूस करते हो? ऑब्वियसली आप जिंदा हो, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ है तभी तो आप जिंदा हो। आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। यानी कि हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है। ये सभी चीजें जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। इस पूरे यूनिवर्स की बात हम कर रहे हैं, केवल अर्थ की नहीं, पूरे यूनिवर्स की बात हम कर रहे हैं। पूरे यूनिवर्स में जितना हम लोगों ने जाना है वो यही है। और दूसरा ठीक इसका विपरीत, जिसे ना छू सकते हो, न देख सकते हो, न महसूस कर सकते हो, केवल इसका प्रभाव दिखता है, जिसका इफेक्ट दिखता हो, वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। जैसे अगर इस कमरे में सारे स्विच ऑफ कर दिए जाएं तो कोई भी नहीं कभी बता सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। यहाँ पे अगर ट्यूबलाइट या बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है, इससे हम बता पाते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। अदरवाइज हम किसी भी कारण से नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। तो ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव दिखता है, जिसका इफेक्ट दिखता है। जस्ट लाइक गॉड, इसको आप गॉड के रूप में भी समझ सकते हो। जैसे भगवान दिखता नहीं, होता नहीं, लेकिन भगवान है। भगवान का प्रभाव क्या है? ये पूरा यूनिवर्स जो आपको दिखाई दे रहा है, सृष्टि जो चल रही है, ये पूरी चीजें जो नियंत्रित हो रही है, नियमित हो रही है, वो सब कौन है? ईश्वर है। ईश्वर कर रहा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो लेकिन क्या ईश्वर दिखाई देता है? कहीं भी नहीं दिखाई देता, ना महसूस होता है। तो उसी तरह से ऊर्जा है। ऊर्जा का प्रभाव आपको दिखाई देगा, ऊर्जा दिखाई नहीं देगी आपको। तो इस पूरे यूनिवर्स में जो हम लोगों ने जाना वो क्या था? द्रव्य और ऊर्जा। और भौतिकी क्या करती है? भौतिकी का कंसर्न ये है कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच के संबंध, यानी कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच के परस्पर संबंध तथा उनमें होने वाली पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को ही हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर से एक बार समझते हैं। द्रव्य और ऊर्जा के बीच के संबंध तथा उनमें होने वाली पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच के संबंध तथा उनके बीच होने वाली परस्पर अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करते हैं। उसे हम भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहते हैं। What is physics? Physics is nothing but a branch of science in which we deal the relation between matter and energy and the reaction or action between both matter and energy. Or what is the relation? What type of relation? And what type of mechanism happened here? We study in such a branch of science which is called physics. दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच के परस्पर संबंध, यानी कि द रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी, तथा उनके आपस में होने वाली क्रिया, यानी कि द म्यूचुअल मैकेनिज्म बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज स्टडीड इन फिजिक्स। यानी कि
द्रव्य और ऊर्जा के बीच में होने वाले परस्पर अभिक्रिया या क्रिया का अध्ययन हम जिस ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं, जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं, उसे हम भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि द्रव्य इस पूरी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें दिखती हैं, महसूस की जा सकती हैं या फिर छुई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, स्पर्श की जा सकती हैं, उनके और ऊर्जा के बीच के परस्पर संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये द्रव्य है क्या। तो द्रव्य के रूप अगर हम देखें तो इसको हम लोग क्लासिफाई किए, बांटे अपनी सुविधा के अनुसार। कोई भी चीज आप बांटते हो, अपने घर में भी किसी चीज को व्यवस्थित रखते हो कि इधर ये आपका बेडरूम होगा, उधर डाइनिंग रूम होगा, उधर किचन होगा, उधर बाथरूम होगा। ये क्या है? क्लासिफिकेशन है, आपके घर का क्लासिफिकेशन है, आपके घर का एक व्यवस्थित स्वरूप है, जिससे आपको पता चलता है कि कहाँ क्या चीजें हैं। अपनी सुविधा अनुसार हम लोग करते हैं। द्रव्य को भी हमने बांटने की कोशिश की। तो सबसे पहले हमने बांटा इसको ठोस, दूसरा द्रव यानी कि सॉलिड, यानी कि लिक्विड, गैस, गैस को गैस ही कहते हैं, और प्लाज्मा। इसको ऐसे ही लिखते हैं, बी कंडेंसेशन। और बी कंडेंसेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बी कंडेंसेशन। ये द्रव की अवस्थाएं हैं। द्रव की अवस्थाओं को हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठोस लिया, द्रव लिया, गैस लिया, प्लाज्मा लिया और बी कंडेंसेशन लिया। बहुत ही साधारण चीजों को बता रहे हैं, लेकिन यहीं से प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों में उलझा दिया जाता है। जब 4 स्टेटमेंट दिया जाता है तो वहां पे बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ठोस क्या होता है। ठोस की परिभाषा बचपन से रटते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन आज समझने की कोशिश करेंगे। ठोस ऐसी आकृति होती है, हम लोग साइंस में सामान्यतः जो सबसे छोटी यूनिट है उसे परमाणु या अणु के रूप में मानकर उसको मानते हैं कि वो एक गोले के रूप में है, स्फीयर के रूप में है। और ये व्यवस्थित है एक जगह। जब हम ठोस का अंदर से एनालिसिस करते हैं, यानी कि आंतरिक संरचना की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि ठोस के अणु बहुत पास पास व्यवस्थित हैं और बहुत पास पास होने के कारण उनके जो बीच में जगह होती है, जिसको 2 एटम के बीच में या 2 अणुओं के बीच में जो जगह होती है, उसे हिंदी में अंतरा अणुक स्थान कहते हैं, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। स्पेस मतलब खाली जगह होता है, अंतराणु स्थान कहते हैं। और ये जो स्थान है वो बहुत कम होता है। जब बहुत कम होता है तो ये समझ लीजिए कि जब बहुत नजदीक कोई होता है, जब पास पास कोई होता है, तो दोनों लोगों के बीच में प्यार बहुत होता है। इंसानी फितरत कुछ और भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः क्या होता है, वो अणुओं के बीच में यही होता है कि जितना पास होंगे उनके बीच में आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। आगे हम लोग न्यूटन का नियम भी पढ़ेंगे, आगे इससे रिलेट करेगा। यानी कि ठोस के अणु क्या है, बहुत पास पास है। इस कारण से
उनका अंतरा अणु का स्थान क्या है, बहुत कम है, यानी कि उनके बीच में, अणुओं के बीच में जो स्थान होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, को क्या है, बहुत कम है। जब बहुत कम है इसका मतलब बहुत पास पास है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल अणुओं के बीच में अधिकतम है। एक बार फिर इसको समझ लीजिएगा, अंतरा अणु का स्थान बहुत कम है, इसलिए आकर्षण बल ज्यादा है। आकर्षण बल ज्यादा है इसलिए ठोस का आकार और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, दोनों निश्चित होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, यानी कि ठोस ठोस क्यों होता है। कई तरह से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, जैसे हमने ऑप्शन बना दिया, मान लीजिए दे दिया कि उनके बीच का अंतराल का स्थान बहुत कम होता है लेकिन आकर्षण बल भी न्यूनतम होता है। जैसे हम आपको एक ऑप्शन बना के देते हैं, पहला ऑप्शन हमने दिया कि ठोस ठोस क्यों होता है, पहला ऑप्शन उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। दूसरा, उनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान कम तथा आकर्षण बल कम होता है। तीसरा, उनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक स्थान अधिक तथा आकर्षण बल अधिक होता है। चौथा, उनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान कम तथा आकर्षण बल अधिक होता है। इस तरह से चार ऑप्शन आपके पास आ गए। ठोस ठोस क्यों होता है, एक तरह से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित क्यों होता है, यही क्वेश्चन
यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ये रहेंगे, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। या तो ये क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, या सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि ठोस ठोस क्यों होता है, यानी कि why solid is a solid, and या दूसरे शब्दों में why the shape and volume of the solid is fixed। और क्वेश्चन का आंसर एक ही है, बस कॉन्सेप्ट बदलेगा, इधर उधर करेगा, ठीक है, लेकिन आंसर एक ही है कि उनके अणुओं के बीच क्या होता है, अंतराणु का स्थान कम होता है और इसलिए आकर्षण बल अधिक होता है। जब आकर्षण बल अधिक होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जब आकर्षण बल कब अधिक होगा, हमने बताया कि जब उनके बीच का स्पेस बहुत कम होगा, जो जितना नजदीक होगा उनके बीच में आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। तो अंतराणु का स्थान कम, आकर्षण बल अधिक, इसलिए आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे और इसीलिए ठोस ठोस होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कभी कभी तो लोग कहते हैं ये कैसा क्वेश्चन हुआ, ठोस ठोस क्यों होता है, ठोस तो ठोस ही होता है, लेकिन ऐसे नहीं, साइंस में हर चीज का कारण होता है और कंपटीशन में आजकल लोग तेज हो गए हैं, वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने द्रव की अवस्था को क्या देखा था, द्रव की अवस्था को द्रव यानी कि लिक्विड, ये भी मॉलिक्यूल से ही बना है, लेकिन ठोस के कंपैरिजन में या ठोस की तुलना में इसके अणुओं के बीच जो स्थान होता है वो काफी अधिक होता है, यानी कि ठोस के तुलना में अंतराण्विक स्थान अधिक होता है, अतः आकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होगा, अतः इसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। यानी कि द्रव क्या है, लिक्विड क्या है, कि ठोस की तुलना में अंतराणु का स्थान जो है क्या होगा, अधिक होगा, और इसके कारण क्या होगा, आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम हो जाएगा, और ठोस की तुलना में आकर्षण बल कम हो गया तो इसका आकार तो निश्चित नहीं होगा, लेकिन आयतन निश्चित होगा। आयतन निश्चित होगा इसका मतलब क्या होगा कि जिस भी पात्र में रखा जाएगा उसी की आकृति यह ले लेगा। आपने देखा भी होगा, जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, मिल्क, ऑयल, आपका ये वाटर, जिस भी चीज में आप रखते हैं उसी का शेप ले लेता है, यानी कि उसी आकृति का हो जाता है, उसकी अपनी कोई आकृति नहीं होती। इसका रीजन यही है कि इसके अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान अधिक हो गया, यानी कि दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ी तो क्या हो गया, आकर्षण बल कम हो गया, आकर्षण बल कम हो गया तो आकार क्या हो गया, अनिश्चित, यानी कि आकार निश्चित नहीं है, और आयतन क्या हो गया, निश्चित हो गया। और यहीं पे हम लोग गैस को देख लें तो गैस के साथ तो यही होगा कि इसके जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठोस और द्रव की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं। तो
ठोस और द्रव की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के अणु और आकर्षण बल न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। इसीलिए इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। तो गैस के साथ क्या देखा हमने कि ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था अभी, क्या? आकर्षण बल। आकर्षण बल किस पे निर्भर करता है? दूरी पे। यानी कि मॉलिक्यूल या कोई भी चीज जितनी पास पास होती है उसमें आकर्षण बल उतना ही अधिकतम होगा। आकर्षण बल जितना अधिक होगा वो उतना ही सघन होंगे। अब इसी के आगे एक और कॉन्सेप्ट आएगा, घनत्व। घनत्व पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। जितना आकर्षण बल ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होंगे? सघन होंगे, यानी कि उतने ही पास पास होंगे। और जितनी सघनता होगी उतना ही आकर्षण बल अधिक होगा। ये दोनों एक दूसरे के परस्पर पर्याय है। और जब ऐसा होगा यानी कि आकर्षण बल अधिकतम होगा तो वो उसके आकार को निश्चित करके रखेगा, उसको पकड़ के रखेगा ताकि उसका आकार बिगड़ने ना पाए। तो आकार और आयतन दोनों निश्चित हो जाएगा जो ठोस होते हैं। जबकि द्रव में क्या होगा? दूरी बढ़ी, दूरी बढ़ते ही क्या हो गया? आकर्षण बल कम हो गया। आकर्षण बल कम हो गया तो आकार तो अनिश्चित हो गया लेकिन आयतन निश्चित है अभी भी। और गैस में क्या होगा कि दूरी बहुत बढ़ गई, और जब दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है तो आकर्षण बल क्या हो गया? न्यूनतम हो गया। और जब आकर्षण बल न्यूनतम हो गया तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो इस तरह से आप द्रव्य के इन तीन अवस्थाओं से जो क्वेश्चन आते हैं अंतराणविक स्थान या आकर्षण बल को लेकर के, वो आप डील कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आकर्षण बल अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर क्रम बताइए। सवाल टफ नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे अगर हम बढ़ते क्रम में लिखें तो बढ़ते क्रम में अगर पूछ ले या घटते क्रम में, कोई भी पूछ सकता है। बढ़ते क्रम में तो मान लीजिए पूछ दिया, इसको हो गया गैस, फिर यहाँ पे आपका इसके बाद दे दिया आपका ठोस, फिर दे दिया द्रव, दूसरे ऑप्शन में आपका दे दिया द्रव, फिर ठोस, फिर गैस, तीसरे ऑप्शन में दे दिया आपका ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, और चौथे ऑप्शन में दे दिया गैस, द्रव और ठोस।
तो बढ़ते क्रम में हम जाहिर सी बात है इसको लगाएंगे, क्योंकि सबसे कम आकर्षण बल किसमें है, इसमें है, इससे ज्यादा किसमें है, इसमें है, और सबसे ज्यादा ठोस में है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपके काम ये सब विज्ञान जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन भी हम देंगे, लेकिन साथ ही साथ हम अभी आज ये बताने की कोशिश कर रहे थे अपने पहले लेक्चर में कि विज्ञान की उपयोगिता क्या है और इसे हम लोग कैसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं तो एक बहुत बड़े चीज को, बहुत बड़े चैप्टर को कवर करके आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे चैप्टर दिखाई देंगे, लेकिन उतने सारे चैप्टर ना पढ़ के हम टॉपिक को और कॉन्सेप्ट को केवल क्लियर कर लें तो बहुत सारे चैप्टर अपने आप उन टॉपिक के बीच में आ जाएंगे। तो इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।